वालेकुम अस्सलाम। तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला ने आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा, अल्लाह के फजल से हमने पिछले वीक चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर का खत्म किया है और एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और असाइनमेंट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 हफ्ते का। आपने चैप्टर 2 स्केलर वेक्टर में जितने न्यूमेरिकल पास पेपर्स के हैं, जितने हैं, उसको लूज पेपर वाली शीट्स पर सॉल्व करें 1 बाय 1 और असाइनमेंट जमा कराएंगे सेंटर में अगले सैटरडे तक। नहीं तो घर पे फोन जाएंगे आप लोगों के। जी, थ्योरी याद करनी है। थ्योरी क्यों याद नहीं करनी भाई? थ्योरी क्यों याद नहीं करनी? वो जो मैंने आपको बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट की 2 प्रॉपर्टीज हैं। टारगेट पेपर देखो, नोट्स के आखिर में दिया हुआ है, टारगेट पेपर दिया हुआ है। वो टारगेट पेपर में जो कुछ है वो सब याद करो और जो 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 डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सारी, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर की याद करो। तो करनी है ना बेटा, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है उसकी र्यूमर खत्म हो गई है। अब वो ऐसा नहीं है। आपका पेपर जैसे हर साल बनता है वैसे ही बनेगा। तो वो जो र्यूमर उठी थी बीच में कि वो एमसीक्यूज वाला पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है। मॉडल पेपर नहीं आएगा। जो पिछले साल के पैटर्न चल रहे हैं वही पैटर्न आएंगे। क्या आप लोगों को पेपर पैटर्न नहीं मालूम? मुझे याद पड़ता है मैंने पहले दिन क्लास में पेपर पैटर्न समझाया था पूरा। तो बस पेपर पैटर्न वैसे ही आएगा। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। 7 चैप्टर कराने की वजह यह है कि इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज है और अभी अभी आपने वेक्टर पढ़ा है फ्रेश, तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको आता ही होगा इंशाल्लाह। तो हम चैप्टर 7 पहले कर लेंगे। छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी बहुत आसान है। वर्क, पेपर में सवाल आ चुका है, डिफाइन वर्क, इट्स फार्मूला, इट्स यूनिट्स। तो देखते हैं, आसान सी चीज है। देखो बेटा, फर्ज करो कि मेरे पास एक बॉडी है। उस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करा रही है। यानी ये फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और ये एंगल थीटा है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी थोड़ा डिस्टेंस कवर कर ले, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो हम कहते हैं वर्क इज सेट टू बी डन, कि भाई वर्क हो गया। तो बेटा, ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। जैसा कि आप जानते हो, थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा यानी एफ परपेंडिकुलर, और ये वाला
एफ कॉस थीटा। अब आप दोनों तमाम बच्चे इन दोनों कंपोनेंट्स को देखकर पता लगाओ कि बताओ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेस करने में मसरूफ है, यानी कौन सा पार्ट, कौन सा पीस, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा टुकड़ा इस वेक्टर का, फोर्स का कौन सा टुकड़ा, फोर्स का कौन सा टुकड़ा, ये सही कहा एफ कॉज, क्योंकि बॉडी इस तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये बॉडी को चलाने में काम आ रहा है। तो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इसका प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एफ एस कॉज थीटा। अब ये कहानी तुम्हें मैं सुना चुका हूं कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूले में कॉज आता है, और जनाब कॉस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो पता ये चला कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जी बेटा, कहानी समझ आई आप लोगों को कि व्हाट इज वर्क? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट प्रोडक्ट आपको याद है कि डॉट कैसे निकालते हैं, डॉट मैक्सिमम कब होता है, डॉट मिनिमम कब होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल डॉट इज मैक्सिमम, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट इज मिनिमम। वो तमाम बातें जो डॉट में पढ़ी हैं, डॉट कैसे निकालते हैं वो भी आपको आता है। तो बस ये है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज वर्क, तो वर्क की दो डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या कह लो कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा? यूनिट बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोग फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। तो वर्क का यूनिट बना न्यूटन मीटर, जिसको हम कहते हैं जूल। इसको हम कैपिटल जे से शो करते हैं। तो एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नोट्स निकालने तो आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो, अगर थीटा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला थीटा अगर 90 से छोटा हो तो वर्क पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्क। और अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेगेटिव वर्क,
कि भाई नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क वो होता है जब एंगल 90 से बड़ा हो तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तो वर्क नेगेटिव होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या है, तो आप कहना कि व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री द वर्क विल बी पॉजिटिव, और if the angle is greater than 90 degree the work will be negative। तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम वर्क क्या आता है और कब आता है, मैक्सिमम वर्क कब आता है? हाँ भाई, डॉट मैक्सिमम कब होता है? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो आप कहेंगे अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाए यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो जाए तो वर्क आ जाएगा इसके बराबर, और ये मैक्सिमम वर्क होगा। और अगर कोई पूछे कि मिनिमम वर्क क्या होता है, मिनिमम वर्क कब होता है? अगर दो वेक्टर्स यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएं तो वर्क आ जाएगा 0, ये मिनिमम वर्क होता है। बेटा कोई सवाल है तो पूछें। जी बेटा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, क्लियर है यहां तक? यूनिट मैंने बता दिया आपको कि इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, जिसे हम प्यार में कहते हैं जूल। एक साइंटिस्ट था थॉमस जूल, उसके नाम पर यूनिट रखा है, तो हम उसका सिंबल यूज करते हैं कैपिटल जे, जूल। अच्छा, अब इसकी और भी यूनिट्स हैं, इसकी और भी यूनिट्स हैं, मैं समझा रहा हूं और इनकी डेफिनेशन भी समझा रहा हूं, तो नोट कीजिएगा, नोट में सब लिखा हुआ है। देखें, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जूल या डिफाइन जूल, डिफाइन जूल, एंड जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। पता नहीं ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि नहीं बताई, तमाम बच्चे ये बात सुन लें कि जूल एक साइंटिस्ट का नाम है। अब जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो किसी का जो नाम आता है वो कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, पता है ना ये तो आपको। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम बतौर यूनिट इस्तेमाल हो और तुम उस साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। जैसे मैं कहूं कि 5 न्यूटन की फोर्स है, तो न्यूटन का अगर पहला लेटर लेंगे तो कैपिटल लेंगे, और अगर न्यूटन से बहुत मोहब्बत है, पूरा नाम लिखना है, तो एन छोटा बनाएंगे। ये 2 तरीके होते हैं यूनिट के लिखने के, अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कहूं वर्क बराबर है 10 जूल, तो 10 जूल, जूल का जे कैपिटल बनाएंगे अगर फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, और अगर जूल से मुझे बहुत मोहब्बत है, उसका पूरा नाम लिखना है, तो जूल यूं लिखेंगे। ये इंटरनेशनल रूल बता रहा हूं। कल को तुमसे कोई कहे भाई क्या लिख दिया ये तुम्हारे सर ने, तुम्हारे सर तो स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो मेरा बेटा इंग्लिश में गलत होता है, फिजिक्स में ये सही है। फिजिक्स में किसी यूनिट को
अगर किसी साइंटिस्ट के नेम वाली यूनिट है तो फिर उसका कैपिटल लेटर नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। मोइस का एक सवाल सुन ले। मोइस कह रहे हैं बेटा नेगेटिव वर्क क्या होता है, मोइस सुन लो। मोइस आपके लिए बिलखुसूस नेगेटिव वर्क क्या होता है। अगर मैं खुद काम कर रहा हूं तो मेरा वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर कोई मेरे फोर्स के खिलाफ काम कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, मोइज एक सवाल पूछ रहे हैं जरा। मिसाल के तौर पर मैंने ये फोर्स लगाई, बॉडी उस तरफ चल पड़ी, तो जिस तरफ मैंने फोर्स लगाई बॉडी उस तरफ गई तो वर्क पॉजिटिव होगा। क्लियर है। लेकिन तुम ये बात जानते हो कि जब फोर्स उधर लगती है, जब बॉडी उधर जाती है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगती है। तो अगर फ्रिक्शन का वर्क निकाला जाए तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि इस फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है। यानी ये कहा जाएगा कि माय वर्क इज पॉजिटिव बट वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है किसी फोर्स के अगेंस्ट काम होना। जैसे मैं किसी चीज को ऊपर से नीचे गिरा दूं तो जमीन उसे खींच लेगी, तो जमीन पॉजिटिव वर्क करेगी। लेकिन जब मैं कोई चीज उठाकर ऊपर फेंकूंगा तो मैं तो पॉजिटिव वर्क करूंगा, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा तो नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटी वाला वर्क नेगेटिव लेंगे, मेरा वर्क पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा अगर मैं अगेंस्ट फेंकूं तो। ये मतलब होता है नेगेटिव वर्क का। और कोई सवाल बच्चों? और कोई सवाल? चलें। अच्छा, अक्सर ये सवाल ब्लैंक में या एमसीक्यूज में पेपर में आता है या लिखने को आ सकता है। डिफाइन जूल, जूल डिफाइन करें। अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा, नोट्स में सब मौजूद है, समझा रहा हूं। तुमसे कोई पूछे जूल डिफाइन करें, तुम कहना इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, if we apply 1 Newton force and body covers 1 meter distance, और बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसे कहेंगे जूल, इसे कहेंगे जूल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूल? तुम कहना इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and the body is displaced through 1 meter distance in the direction of force, then the work is said to be 1 joule. This is the definition of joule. क्या मैं रिपीट करूं या समझ आ गई? शाबाश। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा बेटा, अब हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, वो हैं सिस्टम इंटरनेशनल के मत वाले। हम लोग फोर्स को नापते हैं न्यूटन में और डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। अब कुछ और लोग भी हैं दुनिया में। अब वो कुछ और लोग क्या हैं? कुछ और लोग, कुछ और लोग भी हैं। मसलन देखो, हम लोग फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, हम लोग नापते हैं न्यूटन में, लेकिन एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम। नाम सुना है सीजीएस का? जो ये सीजीएस वाले होते हैं ये फोर्स को नापते हैं डाइन में। ये लोग न्यूटन को नहीं मानते, डाइन को मानते हैं। ये कहते हैं फोर्स डाइन में नापेंगे हम। तो
आपसे कोई पूछे कि भाई डिफाइन अर्ग, अर्ग क्या है, तो आप कहना अगर हम बॉडी पर 1 डाइन की फोर्स लगाएं और वो 1 सेंटीमीटर चले तो उसे अर्ग कहते हैं। ये वर्क का दूसरा यूनिट है, ये हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बता रहा हूं कि ये हमारा नहीं है, लेकिन बहरहाल एक दुनिया में कुछ मुमालिक हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, CGS वाले, वो इसको नापते हैं अर्ग। नहीं, ये जूल के बराबर नहीं है, नहीं ये जूल के बराबर नहीं है। 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, या यूं कह लो कि 1 अर्ग जो होता है वो 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये याद कर लेना, ये ब्लैंक में आ सकता है। जी बच्चों क्लियर है, आगे चलें। वर्क के और भी कई यूनिट हैं, मसलन फॉर एग्जाम्पल FPS सिस्टम, ब्रिटिश वाले, ये जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम, बरतानवी निजाम, फुट पाउंड सेकंड, ये है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। ये लोग लेंथ को फुट में नापते हैं, वेट और मास को पाउंड में नापते हैं, टाइम को सेकंड में। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लोग फोर्स को नापते हैं पाउंड में, ये पाउंड लिखा हुआ है, ये पाउंड का सिंबल है, और डिस्टेंस को नापते हैं फुट में, फुट, पाउंड, फुट। तो इनके यहां ब्रिटिश सिस्टम में वर्क का यूनिट है फुट पाउंड या पाउंड फिट। यानी अगर मैं 1 पाउंड की फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 फुट आगे जाए तो इसे, इस वर्क को कहेंगे 1 फुट पाउंड। जी कुछ समझ आया मैंने क्या बताया? अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फुट है, ये जो फोर्स है, इसको पाउंड में नापते हैं। अब पाउंड तो लिखते हैं P से, POUND, तो पाउंड का सिंबल LB क्यों है, LB क्यों है? LB ये निकला है लिब्रा से। लिब्रा एक ज़ोडिक साइन है, जो लोग अक्टूबर में पैदा होते हैं उनका जो ज़ोडिक साइन है वो लिब्रा होता है। लिब्रा का जो सिंबल है वो है तराजू, तराजू माने बैलेंस। तो फोर्स यानी वेट को तराजू से नापते हैं, तो तराजू यानी बैलेंस से नापते हैं, तो बैलेंस की वजह से इसका नाम लिब्रा से LB निकाल के रख दिया पाउंड को, इसलिए पाउंड को लिब्रा यानी LB से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कितने जूल के बराबर होता है ये मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बता दूंगा मैं निकाल कर इसको।
अच्छा, एक और यूनिट होता है वर्क का, एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं कैलोरी। ये जो 1 कैलोरी होता है ये 4.186 जूल के बराबर होता है। कैलोरी, कैलोरी वर्क का भी यूनिट है और कैलोरी एनर्जी का भी यूनिट है। वर्क का भी है, एनर्जी का भी है। तो अगर तुमसे कोई कहे कैलोरी डिफाइन करें, कैलोरी डिफाइन करें, ये वर्क का भी यूनिट है और एनर्जी का भी यूनिट है। बेटा मोहम्मद अमान, जूल तो पढ़ा दिया ना मैंने, अब बता रहा हूं कि वर्क के और भी कई यूनिट हैं, सबका बैकग्राउंड बता रहा हूं ना। जूल तो पढ़ा दिया, अब कैलोरी भी यूनिट है वर्क का। तो अब कैलोरी क्या है? वर्क का भी है, एनर्जी का भी है। देखो कैलोरी को समझ लो, अगर मैं 1 ग्राम पानी, अगर मैं 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं तो मुझे इतने जूल रिक्वायर्ड होंगे, जिसको कैलोरी कहते हैं। यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो जूल में 4.186 होती है, जिसे कैलोरी कहते हैं। ये कैलोरी की डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगी आपको। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। एक होता है किलो कैलोरी, ये 4186 जूल के बराबर होता है, ये भी वर्क का यूनिट है। एक और यूनिट है जिसे कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ये 1055 जूल का होता है। ये पूछेगा कोई नहीं आपसे कि डिफाइन करो, ये सिर्फ रिलेशन याद कर लो। एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं किलो वॉट आवर, ये 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। ये सारे वर्क के यूनिट हैं, सारे, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन हमारा वाला कौन है? जूल। बाकी सब जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ मुझे ये वाला याद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, क्योंकि ये अमूमन यूज होता नहीं है, इसलिए नहीं लिखवाया, इसलिए याद भी नहीं है मुझे। जरा नोट्स में पेज नंबर 134 और 135 पढ़ लें। नोट्स में पेज नंबर 134 और 135 पढ़ लें अभी। फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर ये क्या है, ये क्या, ये सब डिफाइन किया हुआ है नोट्स में। नोट्स पढ़ लें ताकि मुझसे सवाल करें, नोट्स पढ़ें ताकि मुझसे सवाल करें। एक दफा रीड करें बेटा प्लीज। उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन जूल वो कर चुका हूं, डिफाइन करा दिया, नोट्स में पढ़ लो। डिफाइन कैलोरी, डिफाइन अर्ग, उसके बाद ये भी डिफाइन किया हुआ है किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप
पढ़कर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं समझा देता हूं। ये सवाल ब्लैंक ब्लैंक में आ सकते हैं, कम से कम इनके कन्वर्जन तो आ सकते हैं कि कितना जूल कितने फर्क के बराबर है। ओके, मैं समझाता हूं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाता हूं, बल्कि मैं ये दोनों समझा रहा हूं। इधर देखो, मैं ये भी समझा रहा हूं, ये भी समझा रहा हूं, दोनों समझा रहा हूं। पहले ये वाला 1 किलोवाट आवर। बेटा ये जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं ना, बल्ब, पंखे, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इनकी पावर होती है। जैसे आजकल तो एलईडी बल्ब लग रहे हैं 12-12 वॉट के, वरना एक जमाने में 100 वॉट के बल्ब आते थे 20-25 साल पहले। अब भी आते हैं लेकिन वो यूज नहीं करता कोई, बहुत बिजली लेते हैं। तो यूज समझ लो तुम्हारे घर में जो स्त्री है, स्त्री वो स्त्री 1000 वॉट की है, 1000 वॉट पावर की स्त्री है, बहुत बिजली लेती है स्त्री। तो 1000 वॉट की स्त्री, हजार माने किलो, वॉट माने डब्ल्यू, किलो वॉट, यानी 1000 वॉट की स्त्री तुम लोग 1 घंटा मुसलसल ऑन रखो। 1000 वॉट यानी 1 किलो वॉट की स्त्री तुम लोग 1 घंटे मुसलसल यूज करो, तो तुमने कराची इलेक्ट्रिक वालों की 3.6 10 की पावर 6 जूल एनर्जी इस्तेमाल कर ली, खर्च कर ली। उसको कहते हैं 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर यानी 1 घंटे तक, 1 आवर तक आपने 1 किलो वॉट बिजली इस्तेमाल की, इसे कहते हैं किलो वॉट आवर। क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन। और घरों में आता है वोल्टेज, वोल्टेज आता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दूं, 1 वोल्ट वोल्टेज दूं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट वोल्टेज दूं, तो वो दौड़ेगा इतने जूल से। इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 वोल्ट देने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से दौड़े उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल देने पर, वोल्टेज देने पर जब वो दौड़ेगा तो इतने जूल से दौड़ेगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? वर्क क्या होता है, वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क मिनिमम कब होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, कौन कौन से यूनिट होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, सबको डिफाइन किया। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। नोट्स ने पास रखिएगा, आपको इससे कीमती चीज नहीं मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।